हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। GK 2020 यूट्यूब चैनल के NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज एक नए टॉपिक की चर्चा हम करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। और संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। क्या? पार्लियामेंट्री कमिटीज दो प्रकार की होती है। एक है स्टैंडिंग कमिटीज और दूसरी है एड हॉक कमिटीज। तो देखो, स्थायी समितियां को इंग्लिश में स्टैंडिंग कमिटीज बोलते हैं तथा अस्थायी या तदर्थ समितियां जिसे इंग्लिश में एड हॉक कमिटीज बोलते हैं। तो संसदीय समितियों दो प्रकार की होती है, स्थायी समितियां, अस्थायी या तदर्थ समितियां। और स्थायी समितियों के भी दो प्रकार है। क्या? स्थायी समितियों के भी दो प्रकार है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्थायी समितियां वे हैं जो हमेशा अस्तित्व में रहती है और जिनके सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष या निर्धारित समय के अनुसार किया जाता है। क्या? स्थायी समितियां वे हैं जो हमेशा अस्तित्व में रहती है और जिनके सदस्यों का चयन प्रत्येक वर्ष या निर्धारित समय के अनुसार किया जाता है। और स्थायी समितियां दो प्रकार की होती है। और प्रथम वर्ग में लोक लेखा समिति जैसी समितियां आती है जो लंबे समय से संसदीय परंपरा का अंग है। और दूसरे वर्ग में विभागीय स्थायी समितियां आती है जिन्हें 2 दशक पूर्व ही आरंभ किया गया है। तो एक बार फिर से पढ़ लो। स्थायी समितियां दो प्रकार की होती है। प्रथम वर्ग में लोक लेखा समिति जैसी समितियां आती है जो लंबे समय से संसदीय परंपरा का अंग है। और दूसरे वर्ग में विभागीय स्थायी समितियां आती है जिन्हें 2 दशक पूर्व ही आरंभ किया गया है। और अस्थायी या तदर्थ समितियों की बात करें तो अस्थायी या तदर्थ समितियां वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है तथा प्रयोजन पूरा होने पर जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और ये भी साधारणतः दो प्रकार की होती है। एक होती है जांच समितियां और दूसरी होती है सलाहकार समितियां। तो अस्थायी या तदर्थ समितियां भी दो प्रकार की होती है। एक होती है जांच समितियां, दूसरी होती है सलाहकार समितियां। एक बार फिर से देख लो कि अस्थायी या तदर्थ समितियां वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती है तथा प्रयोजन पूरा होने पर जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और ये भी साधारणतः दो प्रकार की होती है, जांच समितियां, सलाहकार समितियां। और जांच समितियों का गठन किसी तात्कालिक घटना की जांच करने के लिए किया जाता है। क्या? यह जांच समितियों का गठन किसी तात्कालिक घटना की जांच करने के लिए किया जाता है, जबकि सलाहकार समितियां वे हैं जिन्हें किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए गठित किया जाता है। क्या? यह सलाहकारी समितियां वे हैं जिन्हें किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए गठित किया जाता है। और संसद की प्रमुख स्थायी समितियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसका नाम है लोक लेखा समिति। क्या? लोक लेखा समिति। और दोस्तों, पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे और आपको गैस करना है कि सही आंसर क्या है। तो पहले जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं वो पहले ध्यान से देखो कि संसद की प्रमुख स्थायी समितियों में से एक प्रमुख समिति जिसका नाम है लोक लेखा समिति। इंग्लिश में बोले तो पब्लिक अकाउंटेंट्स कमिटी। क्या? पब्लिक अकाउंटेंट्स कमिटी इन इंडिया। तो लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई है। क्या? लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई और 1954-55 तक इसमें 15 सदस्य होते थे और ये सभी लोकसभा से ही होते थे। क्या? लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई? 1921 में।
1954-55 तक इसमें 15 सदस्य होते थे और ये सभी सदस्य कहां से, लोकसभा से होते थे। लेकिन हाल ही में जो बदलाव आया है वो देखो कि 1955 में राज्यसभा द्वारा मांग करने पर लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर, कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर की सिफारिश पर इसमें 7 राज्यसभा से भी लिए गए। क्या 7 सदस्य राज्यसभा से भी लिए जाने लगे और इसके सदस्यों की कुल संख्या 15 में 7 जोड़ दिया गया, यानी कि सदस्यों की कुल संख्या हो गई है 22। तो देखो 1955 में राज्यसभा द्वारा मांग करने पर लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर की सिफारिश पर इसमें 7 सदस्य राज्यसभा से भी लिए जाने लगे और इसके सदस्यों की कुल संख्या 15 में 7 जोड़ दिया गया तो हो गई 22। 1966-67 तक यह परंपरा थी कि समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से ही हो, किंतु 1967 से विपक्षी दल के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई, जो वर्तमान में भी जारी है। क्या यह पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो 1966-67 तक सत्तारूढ़ दल का किसी सदस्य हुआ करता था, लेकिन 1967 के बाद किसी विपक्षी दल के किसी सदस्य को ही पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी का अध्यक्ष बनाने की परंपरा शुरू हो गई। तो एक बार फिर से देख लो, 1966-67 तक यह परंपरा थी कि समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से ही हो, किंतु 1967 से विपक्षी दल के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा शुरू हुई, जो वर्तमान में भी जारी है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारत की लोक लेखा समिति पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ना है और उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है वो हमें ढूंढना है। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। पहला सेंटेंस, लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई। बिल्कुल सही बात। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरानुसार मुख्य विपक्षी दल का होता है। दोस्तों 1967 के बाद यह परंपरा शुरू हुई है, तो यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही। और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यहां कुछ गलत है, क्योंकि उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष के बाद पुनः नियुक्त किया जाता है, लेकिन कार्यकाल होता है 1 साल का। तो तीसरे नंबर का सेंटेंस गलत हो गया और हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा में विपक्षी दल का जो नेता है वो अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब बताइए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो पहले क्या हुआ करता था कि लोक लेखा समिति में सिर्फ 15 सदस्य, वो भी लोकसभा से हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर ने यह सिफारिश की कि 7 सदस्य राज्यसभा से भी होने चाहिए। तो अब लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है, जो वर्तमान में भी जारी है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति का कार्य मुख्यतः भारत सरकार के लेखों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करना होता है। क्या पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी का कार्य क्या होता है? मुख्यतः भारत सरकार के लेखों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करना होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे CAG कौन है और CAG का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। सदस्यों की सदस्यता अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती। जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था
कि सदस्यों की सदस्यता अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती, हालांकि इसके अध्यक्ष को अगले वर्ष पुनः चुना जाता है। एक बार फिर से देख लो कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। सदस्यों की सदस्यता अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती, हालांकि इसके अध्यक्ष को अगले वर्ष पुनः चुना जाता है। और मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं हो सकता, और यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो वह मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता। एक बार फिर से देख लो कि मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं हो सकता। यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो वह मंत्री बनने की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता। यानी कि कोई भी मंत्री बन जाता है तो समिति का सदस्य नहीं रहता, और समिति का सदस्य है बाद में मंत्री बन जाता है तो उन्हें यहां से सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, और दोनों कथनों पर विचार करने के बाद कौन सा कथन सही है वो हमें पता लगाना है। चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। मंत्री परिषद के 3 सदस्य समिति में शामिल होते हैं। मैंने क्या आपको बताया कि मंत्री परिषद में शामिल हो ऐसा कोई भी सदस्य इस समिति में सदस्य के रूप में शामिल नहीं होता। पहला सेंटेंस गलत। दूसरा सेंटेंस, इस समिति में कम से कम 1 मंत्री को शामिल करना अनिवार्य है, यह भी गलत है। एक भी सदस्य जो मंत्री परिषद में है वो समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो दोनों कथन गलत है, और हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे एक और समिति की बात करें तो जिसका नाम है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में एस्टिमेट्स कमिटी कहते हैं। क्या? एस्टिमेट्स कमिटी। हिंदी में बोले तो प्राक्कलन समिति। तो यह समिति भी लोक लेखा समिति की तरह सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। क्या? यह प्राक्कलन समिति भी लोक लेखा समिति की तरह सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। इसे स्थायी मितव्ययिता समिति, इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी भी कहा जा सकता है। क्या? प्राक्कलन समिति को कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमिटी भी कहा जाता है। और इसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। दोस्तों यहां जो मैंने कलर कोड बताया है वो आपको याद रख लेना है कि एस्टिमेट्स कमिटी में यानी कि प्राक्कलन समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा से नहीं। दोस्तों ऐसे फैक्ट याद रख लेने चाहिए, क्योंकि यहां से कूट वाला क्वेश्चन बन सकता है कि प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैंने गलत बोला? 1 नंबर का, क्योंकि प्राक्कलन समिति में 22 नहीं बल्कि 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा से नहीं। यह फैक्ट याद रख लीजिए। और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1950 में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। इमेज आप देख सकते हैं। जॉन मथाई की सिफारिश पर 25 सदस्यों के साथ यह समिति गठित की गई। 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई, और तब से यह संख्या इतनी ही है। यानी कि प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 30 हो गई है। एक बार फिर से देख लेते हैं यहां से कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1950 में पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 25 सदस्यों के साथ यह समिति गठित की गई थी। 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई, और तब से यह संख्या इतनी ही है। तो चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्राक्कलन समिति में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 30 होती है, और यहां भी रिक्त स्थान दिया गया है, और बाद में लिखा है कि इसकी सिफारिश पर 25 सदस्यों के साथ यह समिति गठित की गई थी। तो प्राक्कलन समिति किसकी सिफारिश पर? जॉन मथाई। क्या? जॉन मथाई की सिफारिश पर 25 सदस्यों के साथ यह प्राक्कलन समिति गठित की गई थी, जो हमारे देश के पहले वित्त मंत्री थे।
और सदस्यों के चुनाव की बात करें तो एस्टीमेट्स कमेटी के आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा यह सदस्यों का चुनाव किया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। क्या दोस्तों, हाल ही में जो मैंने कमेटी के बारे में बताया लोक लेखा समिति, वहां पर भी ऐसा था कि कोई भी मंत्री यह लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह यह प्राक्कलन समिति का भी कोई सदस्य मंत्री नहीं हो सकता, और यदि इसका कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो उस स्थिति से वह समिति का सदस्य नहीं रहता है। एक बार फिर से देख लो कि सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि इसका कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है तो उस स्थिति से वह समिति का सदस्य नहीं रहता है। और सदस्यों की सदस्यता 1 वर्ष के लिए होती है। क्या दोस्तों, लोक लेखा समिति में भी सदस्यता 1 वर्ष के लिए होती है, बाद में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। तो ठीक उसी तरह यह प्राक्कलन समिति के सदस्यों की सदस्यता 1 वर्ष के लिए होती है, और समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से ही किया जाता है। परंतु यह प्राक्कलन समिति के अनुसार अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति में क्या होता था कि विपक्षी पार्टी का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, लेकिन प्राक्कलन समिति में ऐसा नहीं है। यहाँ सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य इस समिति का अध्यक्ष बनता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की सदस्यता 1 वर्ष के लिए होती है, बिल्कुल सही बात। और परंपरा के अनुसार समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है, यह गलत है, क्योंकि यह प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल का होता है। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत, और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 1 नंबर का कथन सही। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे बात करें प्राक्कलन समिति के बारे में, तो बजट में प्रस्तावित खर्चों की समीक्षा करने के लिए ही इसका गठन किया जाता है। क्या बजट में प्रस्तावित खर्चों की समीक्षा करने के लिए ही यह प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है, और यह समिति बजट के विभिन्न पक्षों की जांच करके अपने सुझाव देती है, और प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं की जा सकती। क्या प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं की जा सकती, और उसके सुझावों का असली लाभ यह है कि सरकार आगामी वर्ष के लिए बजट में बढ़ा चढ़ाकर संसद से राशि की मांग न कर सके। एक बार फिर से देख लो कि बजट में प्रस्तावित खर्चों की समीक्षा करने के लिए ही यह प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है, और यह समिति बजट के विभिन्न पक्षों की जांच करके अपने सुझाव देती है, और प्राक्कलन समिति का रिपोर्ट पर सदन में बहस नहीं की जा सकती। उसके सुझाव का असली लाभ यह है कि सरकार आगामी वर्ष के लिए बजट में बढ़ा चढ़ाकर संसद से राशि की मांग नहीं कर सकती। और दोस्तों आगे बात करें तो लोक उपक्रम समिति, इंग्लिश में बोले तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। क्या लोक उपक्रम समिति, इस समिति का गठन पहली बार कृष्ण मेनन समिति के सुझाव के आधार पर 1964 में किया गया था। क्या दोस्तों, लोक उपक्रम समिति का पहली बार गठन कृष्ण मेनन समिति के सुझाव के आधार पर 1964 में किया गया था। शुरू में इसमें 15 सदस्य होते थे, 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से, लेकिन 1974 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई, और जो वर्तमान समय में भी प्रचलन में है। एक बार फिर से देख लो कि लोक उपक्रम समिति इंग्लिश में बोले तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और इस समिति का गठन पहली बार कृष्ण मेनन समिति के सुझाव के आधार पर 1964 में किया गया था। शुरू में इसमें 15 सदस्य होते थे, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, लेकिन 1974 में 1974 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई, जो वर्तमान समय तक प्रचलन में है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किसके सुझाव के आधार पर 1964 में किया गया था? तो मैंने आपको हाल ही में बताया कि लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किसके? श्री कृष्ण मेनन समिति के सुझाव के आधार पर 1964 में किया गया था। कब? कृष्ण मेनन समिति के सुझाव के आधार पर 1964 में पहली बार कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का गठन किया गया था। और इन 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो दोस्तों यह भी हमें याद रख लेना चाहिए कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। सभी सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष समिति के सभापति का चुनाव इसके सदस्यों में से ही करता है। चलिए बताइए, लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से होते हैं? क्या या लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से ही होते हैं? तो राज्यसभा से कितने? 7 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य विधानसभा से लोकसभा से होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 7। और दोस्तों यह कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इसका सभापति लोकसभा से ही होता है। क्या? इस कमिटी का सभापति लोकसभा से ही होता है और सभी सदस्यों की सदस्यता 1 वर्ष के लिए होती है और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। यह दोस्तों फैक्ट याद रख लेना है कि सभी सदस्यों की सदस्यता 1 वर्ष के लिए होती है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। और यह समिति लोकसभा के नियमों में वर्णित लोक उपक्रमों की रिपोर्टों तथा लेखों की जांच करती है और उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट की जांच भी करती है। क्या? यह कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स CAG की रिपोर्ट की जांच भी करती है। एक बार फिर से देख लो कि यह समिति लोकसभा के नियमों में वर्णित लोक उपक्रमों की रिपोर्टों तथा लेखों की जांच करती है और उपक्रमों के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की जांच भी करती है। और लोक उपक्रम समिति कुछ मामलों में जांच का अधिकार नहीं रखती। उदाहरण के लिए वह लोक उपक्रमों के दैनिक प्रशासन के मामलों की जांच नहीं कर सकती। क्या दोस्तों? लोक उपक्रम समिति कुछ मामलों में जांच का अधिकार नहीं रखती। उदाहरण के लिए वह लोक उपक्रमों के दैनिक प्रशासन के मामलों की जांच नहीं कर सकती और लोक उपक्रमों के संबंध में सरकार की नीति का मूल्यांकन भी नहीं कर सकती। चलिए आंसर दीजिए। लोक उपक्रम समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2 सेंटेंस दिए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ते हैं कि इसका सभापति राज्यसभा से ही होता है। यहां कुछ गलत है क्योंकि लोक उपक्रम समिति का सदस्य राज्यसभा से नहीं बल्कि लोकसभा से ही होता है। तो पहला सेंटेंस गलत। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है केवल 2 नंबर का ऑप्शन सही है। आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करें तो विभागीय स्थायी समितियां, इंग्लिश में बोले तो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। क्या? डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, हिंदी में बोले तो विभागीय स्थायी समितियां लोकसभा की नियमावली समिति की सिफारिशों के आधार पर 1993 में पहली बार विभागीय स्थायी समितियों की स्थापना की गई। कब? दोस्तों 1993 में पहली बार विभागीय स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी, जिनका उद्देश्य क्या था? कार्यपालिका पर विशेषतः बजट के मामले में संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाना है। एक बार फिर से देख लो कि विभागीय स्थायी समितियां लोकसभा की नियमावली समिति की सिफारिशों के आधार पर 1993 में पहली बार विभागीय स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी, जिनका उद्देश्य कार्यपालिका पर विशेषतः बजट के मामले में संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाना है। और 1993 में कुल 17 विभागीय समितियों का गठन किया गया था। क्या दोस्तों? 1993 में कुल 17 विभागीय समितियों का गठन किया गया था।
2004 में ऐसी 7 और समितियां गठित की गई, जिससे इनकी कुल संख्या, तो 17 में 7 जोड़ दिया गया तो कुल संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। और इनमें से 16 समितियां लोकसभा के अधीन काम करती है, जबकि 8 राज्यसभा के अधीन काम करती है। तो चलिए बताइए, पहली बार विभागीय स्थायी समितियों की स्थापना कब की गई थी? तो पहली बार विभागीय स्थायी समितियों की स्थापना 1993 में की गई थी। और लोकसभा के अधीन काम करने वाली समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि राज्यसभा से जुड़ी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है। यह तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि लोकसभा के अधीन काम करने वाली विभागीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि राज्यसभा से जुड़ी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा का सभापति करता है, मीन्स हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। और प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष प्रत्येक समिति के लिए 30 सदस्य मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा का सभापति 15 सदस्य मनोनीत करता है। एक बार फिर से देख लो कि प्रत्येक विभागीय समितियों में अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष प्रत्येक समिति के लिए 30 सदस्य मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा का सभापति 15 सदस्यों मनोनीत करता है। चलिए आंसर दीजिए, प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 30 सदस्य लोकसभा में से नियुक्त किया जाता है और 15 सदस्य राज्यसभा में से नियुक्त किया जाता है। और यह 30 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और यह 15 सदस्य दोस्तों राज्यसभा के सभापति नियुक्त करते हैं। और मनोनयन की तिथि से 1 वर्ष पूरा होने तक प्रत्येक सदस्य कार्य करता है। यानी कि जो भी समितियों की बात की, उनमें सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 1 साल का है। और किसी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। जो भी कमेटियों के बारे में पढ़ा, उसमें यही बात आई है कि किसी भी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। और यदि समिति का कोई सदस्य आगे चलकर मंत्री बन जाता है, तो उसे उस तिथि से समिति की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। और इन समितियों का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना है। सदनों में जब बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकी होती है, तो सदन एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित हो जाते हैं और इस अवधि में ये समितियां मंत्रालय द्वारा की गई अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है और निर्धारित अवधि के भीतर उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो दोस्तों, ये समितियों के कार्य के बारे में हमें पता होना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इन समितियों का मुख्य कार्य विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना है। सदनों में जब बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकी होती है, तो सदन एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित हो जाते हैं। इस अवधि में ये समितियां मंत्रालय द्वारा की गई अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है और निर्धारित अवधि के भीतर उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपती है। और विभागीय समितियों के संबंध में कुछ सीमाएं भी निश्चित की गई है, जैसा कि ये समितियां संबंधित मंत्रालय या विभाग के दैनिक कामकाज के मामलों पर विचार नहीं कर सकती। और दूसरी बात, ये समितियां किसी अन्य संसदीय समितियों को सौंपे गए विषयों पर भी विचार नहीं कर सकते। क्या यह विभागीय समितियों के संबंध में भी कुछ सीमाएं भी निश्चित की गई है कि ये जो समितियां बनाई गई है विभागीय समितियां, तो विभागीय समितियां संबंधित मंत्रालय या विभाग के दैनिक कामकाज के मामलों में कोई विचार नहीं कर सकते और ये समितियां किसी अन्य संसदीय समितियों को सौंपे गए विषयों पर भी विचार नहीं कर सकते। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से किस समिति का मुख्य कार्य विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना है? तो विभिन्न मंत्रालय या विभिन्न विभागों के अनुदान संबंधी मांगों की जांच करने का कार्य कौन करती है? विभागीय स्थायी समितियों का है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। वाकई में आपको मजा आया है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा।
और दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।